दोस्तों सिटी विलास लाइव में आज आपका स्वागत है। दोस्तों आज के एपिसोड में हम बात करेंगे रियल एस्टेट सेक्टर की। दोस्तों उल्लासनगर शहर में वैसे तो कई सारी बड़ी बड़ी इमारतें हैं, पर आप पिछले 2 या 3 दशक से यह बात प्रमुख तरीके से देख रहे होंगे कि उल्लासनगर के नाम पर हमेशा ही अनऑथोराइज्ड कंस्ट्रक्शन का बट्टा लगा हुआ ही रहता है। पर अब पिछले 5 से 7 साल में हम अगर देखेंगे तो कई सारी बिल्डिंग्स जो हैं वो सारी रेगुलेशंस को मद्देनज़र रखते हुए और सारे नियम कानूनों को सही तरीके से अपनाते हुए बिल्डिंगें बनाई जा रही हैं। और इसका सबसे बड़ा कारण है रेरा, यानी कि रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी, जो कि देश भर में लागू है, हर एक स्टेट में लागू है। नियम कानून थोड़े से अलग अलग हर स्टेट में हो सकते हैं। रेरा कानून को विस्तार से जानने के लिए आइए हम आपको दिखाते हैं शांतनु सिंह जी का एक वीडियो, जिसमें उन्होंने बड़ी ही सरल भाषा में रेरा कानून आखिर है क्या उसे एक्सप्लेन किया है। तो आइए देखते हैं शांतनु सिंह जी का यह वीडियो। सो फ्रेंड्स, रेरा के बारे में जानने से पहले सबसे पहले समझते हैं रेरा का फुल फॉर्म क्या होता है। रेरा का फुल फॉर्म होता है दोस्तों रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। ठीक है दोस्तों, रेरा इंडिया में 1 मई 2016 में लागू किया गया था, बट प्रॉपर वर्किंग में 2017 से आई। अब रेरा की बात शुरू करने से पहले हम समझ लेते हैं रेरा की ज़रूरत क्यों पड़ी इंडिया में, रेरा क्यों आई। तो जैसा कि दोस्तों आपको पता ही होगा, स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करने वाली अथॉरिटी सेबी है और इंडिया में बैंकिंग सिस्टम को रेगुलेट करने वाली अथॉरिटी आरबीआई है। बट 2016 से पहले दोस्तों इंडिया में कोई भी ऐसी अथॉरिटी, कोई भी ऐसा ऑर्गेनाइजेशन नहीं था जो रियल एस्टेट सेक्टर को रेगुलेट कर रहा था। तो फ्रेंड्स, इसलिए मार्केट में रेरा को लाने की जरूरत पड़ी। तो दोस्तों जान लेते हैं, सबसे पहले इसको समझने से पहले समझते हैं कि रेरा आने से पहले मार्केट में, रियल एस्टेट मार्केट में क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रहे थे बिल्डर्स और कस्टमर्स। तो दोस्तों सबसे जो बड़ा प्रॉब्लम, जो सबसे बड़ा चैलेंज फेस कर रहे थे कस्टमर्स, रियल एस्टेट में बायर्स फेस कर रहे थे, वो था पोजीशन में डिले। बिल्डर 3 साल, 4 साल या 5 साल की जो भी कमिटमेंट करते थे, उससे ज़्यादा समय लग जाता था प्रोजेक्ट को डिलीवर करने में। कभी कभी 2 साल, कभी 4 साल, कभी 5 साल डिले हो जाता था और कस्टमर इसमें फंसा रह जाता था। वो कोई एक्शन नहीं ले पा रहा था, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स में रहते थे, परेशान होते थे। दूसरी दोस्तों जो सबसे बड़ी कमी थी रेरा आने से पहले, कि बिल्डर्स के द्वारा कई सारे फेक प्रॉमिसेस किए जाते थे, जो कि एट द टाइम ऑफ पोजीशन वो पूरे नहीं किए जाते थे और इस पे कस्टमर कोई भी एक्शन नहीं ले सकता था, क्योंकि ये बिल्डर के द्वारा कही गई बातें थी जिसको कोई भी रेगुलेट नहीं कर रहा था। बिल्डर ने बोला कुछ आपको बुकिंग के टाइम पे और बाद में रजिस्ट्री के टाइम पे, पोजीशन के टाइम पे उसने कुछ और डिलीवर कर दिया। अब उसमें कॉम्प्रोमाइज कस्टमर को करना पड़ रहा था, जो कि एक बड़ा प्रॉब्लम था। तीसरी जो सबसे बड़ी दिक्कत थी वो थी मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले तो ये कि बिल्डर बहुत सारी ऐसी एडवर्टीजमेंट्स करते थे जिससे कि बायर्स अट्रैक्ट हो, या इस तरीके की जो जिससे उसको मिसलीड कर दिया जाता था और बाद में उसको कुछ और बताया जाता था। इस पे भी कस्टमर कुछ भी एक्शन नहीं ले पा रहा था, कस्टमर कुछ भी नहीं कर सकता था। एट द एंड उसको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही थी। चौथी जो प्रॉब्लम थी, जो रेरा आने से पहले थी, वो थी कि कारपेट एरिया डिफाइन नहीं था। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए कि रेरा आने से पहले कारपेट एरिया कोई भी डिफाइन कोई नहीं करता था। बिल्डर उसको अपने अकॉर्डिंग, उसको सुपर एरिया को भी कारपेट एरिया बता के, बिल्डअप एरिया बता के वो उसको पूरी कॉस्ट में ऐड कर देता था, जो कि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। सो गाइस, 5वीं जो सबसे ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम कस्टमर्स फेस करते थे वो था स्ट्रक्चरल डिफेक्ट्स। यानी कि कस्टमर ने जब बुकिंग किया, तो सपोज करिए 1000 स्क्वायर फीट का एक फ्लैट उसने बुक किया और एट द टाइम ऑफ पोजीशन उसके बाद उसमें बिल्डर अपने अकॉर्डिंग कुछ भी चेंजेस कर देता है। उसको कह देता है कि हम आपको 1200 स्क्वायर फीट वाला देने वाले हैं और इसके लिए आपको ज़्यादा पैसे पे करने पड़ेंगे। अब कस्टमर ने 3 साल पहले बुकिंग करके रखा हुआ है, अब इसकी वजह से वो एक तरीके से फंसा हुआ महसूस करता है वहाँ पे और वो कुछ भी नहीं कर पाता है और बिल्डर इस चीज़ का फ़ायदा उठाता है। एक तो ये भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो गई। अब समझते हैं
कि बिल्डर्स को इससे पहले क्या प्रॉब्लम्स थी। बिल्डर्स को सबसे जो बड़ी प्रॉब्लम थी कि कस्टमर उनके एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग, उनके पेमेंट प्लान के अकॉर्डिंग पेमेंट्स नहीं करते थे, जिसके कारण कई बार जो प्रोजेक्ट थे वो डिले हो जाते थे। कस्टमर अपने हिसाब से पेमेंट करता था, उसके लिए कोई भी वो रेगुलेशन कस्टमर के लिए नहीं था कि आपको पेमेंट इस तरीके से या इस मोड में आपको देते जाना है। तो इससे आने से पहले बिल्डर के लिए भी कुछ चैलेंजेस थे। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि रेरा के आने के बाद से क्या कुछ चेंजेस हुए रियल एस्टेट की इंडस्ट्री, और रियल एस्टेट में अब बायर्स को किस तरीके से फायदा मिला, बिल्डर्स को इसका किस तरीके से फायदा मिला। तो सबसे पहले अगर बात की जाए कि बायर्स को मिलने वाले बेनिफिट्स की, तो सबसे पहला बेनिफिट मिला कि पहले बिल्डर अपने अकॉर्डिंग कुछ भी बुकिंग अमाउंट्स लेता था, बट अब केवल और केवल 10% अमाउंट, अगर किसी प्रोजेक्ट की कॉस्ट अगर 10 लाख रुपए है तो उसका एग्जांपल के तौर पे 1 लाख रुपए केवल आपको बुकिंग अमाउंट देना रहेगा बिल्डर को सबसे पहले, ठीक है। देन उसके बाद अगर कोई बिल्डर प्रोजेक्ट चल रहा है, रनिंग में है, आपका अंडर कंस्ट्रक्शन है, उसके बाद उसमें अपने अकॉर्डिंग कुछ चेंजेस करना चाहता है, तो वो चेंजेस तभी पॉसिबल हैं जब वहाँ पे बुकिंग कराए हुए कस्टमर्स में से 2/3 लोग अगर उस बात पे एग्री करते हैं कि इस चीज़ को चेंज किया जाना, उससे अगर एग्री करते हैं, सहमत होते हैं, तभी बिल्डर उस चीज़ को चेंज कर सकता है। अपने अकॉर्डिंग वो चेंज नहीं कर सकता। ये राइट्स हमारे बायर्स को मिलते हैं। अब तीसरा जो दोस्तों सबसे बड़ा प्रॉफिट मिलता है कि अगर बिल्डर किसी भी प्रोजेक्ट में डिले कर देता है या फिर लेट हो जाता है प्रोजेक्ट को डिलीवर करने में, तो उसको कस्टमर को उसका इंटरेस्ट पे करना होगा, उसके बुकिंग अमाउंट का, उसके पेमेंट्स का इंटरेस्ट पे करना होगा कस्टमर्स को, और ये इंटरेस्ट वही सिमिलर होगा जितना इंटरेस्ट कस्टमर से बिल्डर चार्ज करता है अगर कस्टमर पेमेंट नहीं कर पाता है। तो दोस्तों अगर चौथे बेनिफिट की बात की जाए, तो यदि कोई भी बिल्डर या डेवलपर किसी तरह का फॉल्स एडवर्टीजमेंट या फॉल्स कमिटमेंट करता है, कोई भी गलत कमिटमेंट करता है जो कि बाद में कस्टमर को पता चलता है कि उसने बताई कुछ थी चीजें और उसको दिया कुछ जा रहा है, तो इस सिचुएशन में दोस्तों कस्टमर को पूरा राइट होगा उस प्रोजेक्ट से अपना पैसा रिफंड लेने का, या फिर जो है कि उस प्रोजेक्ट से एग्जिट करने का पूरा ऑप्शन कस्टमर को, बायर को मिलेगा। जो पांचवा बेनिफिट मिलता है दोस्तों हमारे बायर्स को, वो ये है कि जब डेवलपर प्रोजेक्ट को डिलीवर कर देता है कस्टमर को, तो यहीं पे उसकी जिम्मेदारियां खत्म नहीं होती, रिस्पॉन्सिबिलिटीज खत्म नहीं होती हैं। प्रोजेक्ट को डिलीवर करने के 5 साल के बाद तक, यानी 5 साल तक की वारंटी उसको एलओटी को देनी पड़ेगी, कस्टमर को देनी पड़ेगी। अगर हमने फ्लैट बना के आज दे दिया, बिल्डर ने दे दिया, तो उसके 5 साल के बाद में उसमें कोई भी अगर वो जर्जर होती, कोई भी ऐसी डिफेक्ट आता है, तो उसकी वारंटी बिल्डर को देनी होगी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्डर को लेनी होगी। ये 5वां बेनिफिट है। अब समझते हैं दोस्तों कि बिल्डर को इससे, रेरा के आने के बाद से क्या फायदे हुए हैं। बिल्डर को रेरा आने के बाद से जो सबसे बड़ा बेनिफिट हुआ है कि बहुत सारे कस्टमर्स होते थे, बायर्स होते थे, जो टाइम पे पेमेंट नहीं करते थे, जिसकी वजह से प्रोजेक्ट्स डिले हो जाते थे, पोजीशन में लेट हो जाता था। तो ये समस्या भी रेरा आने के बाद से खत्म हो गई है। रेरा ये भी सुनिश्चित करता है कि कस्टमर्स को जो पेमेंट मोड बताया जाएगा, बिल्डर द्वारा जो एग्रीमेंट किया जाएगा उनके साथ में, उसी पेमेंट मोड के अकॉर्डिंग, उसी ड्यूरेशन में कस्टमर को सारा कुछ पेमेंट करना रहेगा। यदि कस्टमर ऐसा नहीं करता है तो जो पेनल्टीज बिल्डर या डेवलपर के ऊपर लगती हैं, उसी तरीके से पेनल्टीज कस्टमर को भी पे करनी पड़ेगी, कस्टमर के ऊपर भी पेनल्टी लगेगी। सो फ्रेंड्स, अब हम समझते हैं कि रेरा का रजिस्ट्रेशन किन प्रोजेक्ट्स के लिए रिक्वायर्ड है, कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जिनको रेरा में रजिस्टर्ड कराना इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले दोस्तों, कोई भी अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट जिसका साइज 500 स्क्वायर मीटर से बड़ा है, तो उसको रेरा में रजिस्ट्रेशन कराना रिक्वायर्ड है। इसके अलावा अगर कोई फ्लैट या अपार्टमेंट का प्रोजेक्ट है जिसमें 8 यूनिट से ज़्यादा यूनिट्स बन रही हैं, तो वहाँ पे रेरा का रजिस्ट्रेशन इंपॉर्टेंट है या कंपलसरी है। इसके अलावा दोस्तों, आप समझते हैं कि रेरा का रजिस्ट्रेशन कौन कौन से लोगों को कराना इंपॉर्टेंट है। रियल एस्टेट से जुड़े हुए जो भी लोग हैं, उसमें किन लोगों को रेरा का रजिस्ट्रेशन कराना इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे पहला आता है कंपनी, दूसरा आता है बिल्डर या डेवलपर जो भी हैं, उसको कराना भी इंपॉर्टेंट है। तीसरा, रियल एस्टेट के एजेंट्स, उनको भी रेरा का रजिस्ट्रेशन कराना इंपॉर्टेंट है। अब अगर थोड़ा सा प्रोसीजर के बारे में अगर हम जाने, तो
रेरा का रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर क्या है। तो इसके लिए दोस्तों आपको सबसे पहले रेरा का एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा, उसके साथ आपको रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स को साथ में जो है कि अटैच करना पड़ेगा। देन उसके बाद आपको रेरा के ऑफिस पे इसको आपको सेंड करना पड़ेगा। 30 डेज का टाइम लगता है इसमें प्रोसीजर कंप्लीट होने में। 30 डेज में रेरा आपके अप्रूवल को या तो रिजेक्ट या अप्रूव कर देती है। अगर बात रेरा में रियल एस्टेट एजेंट्स के रजिस्ट्रेशन की जाए, और अगर मैं जैसे यूपी में अभी खड़ा हूं तो यूपी की अगर बात की जाए तो यहाँ पे अगर रेरा में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए एजेंट्स की फीस की बात की जाए तो दोस्तों इंडिविजुअल के लिए 25,000 रुपए का रजिस्ट्रेशन फीस लगती है, और अदर देन इंडिविजुअल के लिए 2,50,000 रुपए एंड जो भी कुछ मिसलेनियस होंगे इसके ऊपर वो हो सकते हैं। ये आपकी फीस है रेरा एजेंट्स के लिए, फीस जो यूपी में है। हर स्टेट में फीस स्ट्रक्चर आपका अलग अलग है रेरा का, जो कि आप उसकी वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको समझ में आई, पसंद आई, और रेरा के बारे में आपको एक आसान लैंग्वेज में कुछ आपको नॉलेज इसकी मिल गई, आपको पूरा क्लियर हो गई चीज़ें। अगर इसके बाद भी कुछ चीज़ें अगर क्लियर नहीं हुई, आप उसको डिटेल में जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपने आप सुझाव दीजिएगा हमें। और इसी तरीके की रियल एस्टेट की इंफॉर्मेशनल वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, अपने साथ के लोगों को इसको शेयर करिए जो भी लोग रेरा के बारे में जानना चाहते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दोस्तों तो सुना और समझा आपने किस तरह से शांतनु सिंह जी ने रेरा की खासियतें और किस तरीके से रेरा फ्लैट बायर्स या प्रॉपर्टी के बायर्स को काम आ सकता है और किस तरीके से उन्हें सुरक्षित रखता है, ये बड़े विस्तार से उन्होंने बताया। दोस्तों एक घर लेने के लिए एक इंसान अपनी पूरी ज़िंदगी की जमा पूंजी लगा देता है, पर कई बार यह होता है कि कानूनों की कमज़ोरी होने के चलते कई सारे शहरों में बिल्डर या डेवलपर उस बायर का बेजा फ़ायदा उठा देते हैं। कई बार कानून की जानकारी नहीं होती है या फिर कोई मजबूत कानून ही नहीं होता। इसीलिए सरकार ने रेरा कानून को निकालकर बायर्स को और बिल्डर्स को भी बहुत ज़्यादा मजबूती प्रदान की है। एक बायर के एंगल से अगर मैं आपको बताऊं तो प्रॉपर्टी खरीदते समय किसी न किसी मोड़ पर अगर फ्लैट बुक करने के बाद आपकी पोजीशन में काफ़ी ज़्यादा देरी हो जाती है तो आप रेरा का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं। दोस्तों उसके बाद कई बार यह भी होता है कि गलत तरीके की एडवर्टाइजमेंट करने से आपके मन में एक भ्रम की स्थिति पड़ जाती है और बुकिंग करने के बाद आपको पता चलता है कि भैया जो एडवर्टाइजमेंट में दिखाया गया था ये तो फॉल्स प्रोमिसेस हैं। ऐसी कोई भी बात फ्लैट में या पूरी तरह से जो आपको चीज़ बाद में मिलती है उसमें नहीं दिखाई दी। उसके अलावा अगर आपने जिस प्रोजेक्ट में फ्लैट बाय किया है अगर वो रेरा में रजिस्टर्ड ही नहीं है तो भी आप आवाज़ उठा सकते हैं। दोस्तों उसके बाद जब आप फ्लैट बुक करते हैं तो कई सारे वादे किए जाते हैं कि क्वालिटी और क्वांटिटी से कोई भी जो है वो कमी नहीं रखी जाएगी। और जब आपको फ्लैट मिलता है और कुछ समय रहने के बाद अगर आपको यह पता चलता है या आप यह महसूस करते हैं, यह एक्सपीरियंस करते हैं कि किए गए वादों में बहुत ज़्यादा कमी है या वादा खिलाफ़ी हुई है और आपको दिए गए फ्लैट या उसके स्ट्रक्चर में कहीं ना कहीं कोई कमी है या उसमें कोई डिफेक्ट उत्पन्न हो गया है तो आप रेरा का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा आपके साथ जो एग्रीमेंट किया गया है, आपको अगर कहीं लगता है कि किसी भी मोड पे उस एग्रीमेंट में कोई वॉयलेशन, टर्म्स या कंडीशन का कुछ वॉयलेशन किया गया है, तब भी आप रेरा से बात कर सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा मान लीजिए एक मुहाने पर आकर आपने जो बुकिंग अमाउंट दिया है, कुछ बातों को चल के अगर आपका लोन नहीं होता है और भी कोई अगर आपके सामने मजबूरी आ गई और रिफ़ंड का अगर क्लॉज है या कॉम्पेंसेशन का कोई क्लॉज है, अगर उस मामले में कोताही बरती जा रही है तो आप रेरा में अपील कर सकते हैं। दोस्तों कई बार यह होता है कि बिल्डर एडवर्टिजमेंट कर देता है, बुकिंग्स उठा लेता है और एक सीमित दायरे में या एक पीरियड के दौरान जो कस्टमर्स हैं या जिन्होंने फ़्लैट बुक करा है उनको कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती, तब भी आप
रेरा का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं। और दोस्तों कई सारे किस्सों में यह भी होता है कि जब बिल्डिंग बनाने की नींव रखी गई और आपने बुकिंग करी और इसी दौरान तय मानकों से या तय टर्म्स एंड कंडीशंस में या जो रेट आपको बताया गया था, अगर इन बिटवीन रेट्स लग रहे हैं आपको कि ओवरचार्ज किए जा रहे हैं, तब भी आप रेरा कानून की मदद ले सकते हैं। दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि कुछ डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आपको प्रोवाइड नहीं किए जाते, तो इस मामले में भी आप रेरा कानून का सहारा ले सकते हैं। दोस्तों कई बार यह भी होता है कि ज़मीन को लेकर या लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से कुछ अगर परमिशंस को लेकर आपको कोई अगर बात पता चलती है जिसे इलीगल प्रैक्टिसेस बिल्डर के द्वारा की जाती हैं। कई शहरों में ऐसा होता है कि बिल्डिंग बनने के बाद, आपके फ्लैट लेने के बाद, पोजेशन लेने के बाद आपको अचानक से पता चलता है कि भैया इन डॉक्यूमेंट्स में तो फोर्जरी की गई थी या डॉक्यूमेंट्स ही गलत बनाए गए थे या इसमें भ्रष्टाचार करके डॉक्यूमेंट्स को ट्विक किया गया था या शहर के डेवलपमेंट प्लान को ही आड़े हाथों लेकर कुछ जुगाड़ करके डॉक्यूमेंट्स बना के बिल्डिंग खड़ी करके आपको फ्लैट एक तरह से चिपका दिया गया है। तो दोस्तों सारे तथ्यों के साथ में आप रेरा कानून का सहारा लेकर उसमें अपील करके अपने पैसे ब्याज सहित वापस ले सकते हैं। तो दोस्तों आपने यह तो अब महसूस कर ही लिया होगा कि 2016-17 से पहले के मुकाबले अब बायर, बिल्डर और बिचौलिया यानी कि जो रियल एस्टेट एजेंट होता है उनकी स्थिति कानून के मामले में काफ़ी मजबूत है। तो दोस्तों रेरा के मामले में अगर और कोई भी आपको जानकारी चाहिए तो कृपया कमेंट्स के माध्यम से आप हमसे या शांतनु सिंह जी के चैनल में भी कमेंट करके आप अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है कि रेरा को लेकर यह छोटा सा हमारा एपिसोड और हमारी छोटी सी कोशिश आपको ज़रूर पसंद आई होगी। आपसे गुजारिश है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और रेरा की इन्फॉर्मेशन को लेके इस एपिसोड को आप औरों तक भी पहुंचाइए ताकि रेरा के मामले में जो इन्फॉर्मेशंस हैं वो और लोगों के भी काम आ सके। धन्यवाद दोस्तों।